गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस सिविक्स चैप्टर 10 कानून और सामाजिक न्याय इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना। शोषण किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और बदले में उसे उचित मेहनताना न देना, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसकी इच्छा के विरुद्ध जब उससे काम लिया जाता है, उसे उचित मजदूरी नहीं दी जाती है तो उसे शोषण कहा जाता है। न्यूनतम वेतन कानून, मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले के लिए न्यूनतम वेतन कानून बनाया गया है। यानी कि जो न्यूनतम वेतन कानून है वो मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, उनकी उचित मेहनताना मिल सके, इसके लिए जो है न्यूनतम वेतन कानून का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता, जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी प्रयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है, कोई भी व्यक्ति है वो बाजार में बेचने के लिए वस्तु को नहीं खरीदता है बल्कि अपने प्रयोग के लिए वस्तु को खरीदता है, तो उसे जो उपभोक्ता कहा जाता है। उत्पादक, ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए वस्तुएं बनाता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संस्थान है, बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं को बनाता है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ भाग निजी प्रयोग के लिए भी रख लेता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो उत्पादक होता है उसका कुछ हिस्सा जो अपने परिवार के लिए जो है रख लेता है। उदाहरण के लिए किसान, फॉर एग्जाम्पल जो किसान है जो उत्पादन करता है, चाहे गेहूं का करता है, चाहे चावल का करता है, बाजरे का करता है, बाजार में बेचने के उद्देश्य से करता है और उसमें से कुछ हिस्सा जो अपने परिवार के लिए रख भी लेता है। निवेश, भविष्य में उत्पादन बढ़ाने सुधारने के लिए नई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला पैसा। निवेश जो है वो होता है जो पैसा लगाया जाता है। इसमें जो है चाहे उत्पादन को बढ़ाने के लिए पैसा लगाया जाए, चाहे नई मशीनरी खरीदने के लिए, इमारत बनाने के लिए या प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला जो पैसा होता है उसे निवेश कहा जाता है। सरकार और कानून, सरकार सामाजिक न्याय की दिशा में एक कानून बनाती है। लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके इसके लिए जो सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, उन्हें लागू करवाती है और उनकी निगरानी तथा समीक्षा करती है। उन्हें जो उचित ढंग से लागू करवाने का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाता है। बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम के बारे में संवैधानिक प्रावधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। यानी कि हमारे देश का जो संविधान है इसका अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम का निषेध करता है, रोक लगाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 5 से 14 वर्ष के बच्चों को काम पर रखना कानूनी अपराध है। यानी 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था काम पर रखती है तो कानूनी रूप से अपराध है। भारत में बाल श्रमिक, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 1.2 करोड़ थी। भोपाल गैस त्रासदी, दुखदायी घटना 2 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। यानी कि ये अमेरिका की कंपनी है और इससे जो है गैस का रिसाव हुआ है, जिसके कारण 8,000 से ज्यादा लोग जो है मारे गए और 1 लाख से ज्यादा लोग जो है घायल हुए। तो इस दुर्घटना के अंदर जो है 8,000 से ज्यादा लोग जो है मारे गए और 1 लाख से ज्यादा घायल हुए। त्रासदी के कारण क्या कुछ कारण थे? सुरक्षा मानकों की अवहेलना करना, जो सुरक्षा मानक बनाए गए थे उनकी अवहेलना की गई कंपनी के द्वारा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा उपकरणों का न होना, और जो उपकरण थे सुरक्षा उपकरण उनका जो पर्याप्त संख्या में नहीं था। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि कम कर दिया जाना, असीम लापरवाही, और सबसे बड़ी जो है इस दुर्घटना का कारण था वो लापरवाही बताया गया है। स्वच्छ वातावरण, ऐसा वातावरण जिसमें जल, थल और वायु शुद्ध हो। तो स्वच्छ वातावरण के अंदर जो है जल, थल और वायु जो है शुद्ध होनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 21 स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ता है। तो हमारे देश का जो संविधान का अनुच्छेद 21 है वो स्वच्छ पर्यावरण को जो है जीवन के अधिकार के साथ जोड़ता है कि भाई जीवन का अधिकार है, इसके लिए जो है स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। भारत में पर्यावरण जागरूकता, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद से भारत सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में अधिक सजग हो गई है। यानी कि आज जब से भोपाल
गैस त्रासदी की दुर्घटना है उसके बाद से हमारी सरकार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा सजग हो गई है और प्रदूषण नियंत्रण को बड़ी कठोरता से अपना रही है और प्रदूषण को रोकने के लिए जो बड़ी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। पर्यावरण को दूषित न हो सके, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए। खतरनाक उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके अवशेष हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं, यानी कि ऐसे उद्योग धंधे जिनके अवशेष बचे हुए तत्व है, बचे हुए जो कूड़ा कचरा है वह मानव जीवन के लिए जो है हानि पहुंचा सकते हैं, खतरा पहुंचा सकते हैं। उद्योगों का स्थानांतरण, सरकार और अदालतें उद्योगों को रिहायशी इलाकों से दूर विकसित नए स्थानों पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। तो देश की अदालतें, देश की सरकार के द्वारा जो है ये कहा गया है उद्योग धंधों को कि जो रिहायशी क्षेत्रों के अंदर जिनके उद्योग धंधे हैं उन्हें जो है दूसरे स्थानों पर जो है ट्रांसफर किया जाए, ले जाया जाए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को हानि न पहुंच सके। तो बेटा ये तो थे आपके अध्याय परिचय के अंदर। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। दो मजदूरों से बात करके पता लगाए कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। मैंने अपने गांव में ग्राम पंचायत के पास नरेगा योजना के तहत काम करने वाले दो मजदूरों मुंशी राम और तोता राम से उनकी मजदूरी के बारे में बातचीत की। तो मैंने क्या किया कि अपने गांव में जो है नरेगा योजना के अंतर्गत जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे बातचीत की। एक का नाम तोता राम था और एक का नाम मुंशी राम था। दोनों से बातचीत की उनकी मजदूरी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का दैनिक भुगतान किया जा रहा है। तो उन दोनों ने यह बताया कि जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी वेतन निश्चित कर रखा उसका जो उन्हें डेली भुगतान कर दिया जाता है और यह पैसा उन्हें नगद न मिलकर उनके बैंक खाते में जमा हो जाता है। और वो पैसा जो उन्हें नगद नहीं मिलता बल्कि उनके अकाउंट के अंदर वो पैसा जमा हो जाता है। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फायदा, यानी विदेशी कंपनियां भारत के अंदर अपने कारखाने क्यों खोल रही है, क्या रीजन है। विदेशी कंपनियों के भारत में आने का एक कारण यहाँ सस्ता श्रम है। तो सबसे पहला जो विदेशी कंपनियों का भारत में आने का मुख्य कारण है वह सस्ता श्रम, सस्ती मजदूरी। यदि एक कंपनी अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देश के मजदूरों की तुलना में वहां के मजदूरों को अधिक वेतन देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ये कंपनियां भारत की बजाय अमेरिका है, इंग्लैंड है, दूसरे विकसित देशों के अंदर अपने कारखाने खोलती है तो भारतीय मजदूरों की तुलना में उन्हें जो है मजदूरों को बहुत ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है, ये कंपनियां भारत के अंदर मजदूरों से कम कीमत पर काम करवाती है, बल्कि यहाँ के मजदूर अधिक घंटों तक काम भी कर सकते हैं। बल्कि भारत के जो मजदूर है विदेशी कंपनियों के अंदर ज्यादा घंटे काम करते हैं। यही यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन विदेशी कंपनियों को भारत के मजदूरों के ऊपर जो है आवास जैसी चीजों के लिए भी जो पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर अधिक लाभ कमा सकती है। इसलिए जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में अपने कारखाने खोल के कम कीमत में जो है ज्यादा पैसे कमा सकती है। क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला? चर्चा कीजिए। जो त्रासदी हुई थी 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी, जो उसमें पीड़ित लोग हुए थे, क्या उनको सामाजिक न्याय मिल सका या नहीं? भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी थी। तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो दुनिया के सबसे ज्यादा भयंकर त्रासदी थी। यह गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने में जहरीली गैस का रिसाव होने के कारण हुई। तो यह घटना जो है 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे भोपाल गैस स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने के अंदर जो है जहरीली गैस के रिसाव होने के कारण घटी। 3 दिन के भीतर 8000 लोग मारे गए। तो इस घटना के माध्यम से जो है 3 दिन के अंदर अंदर जो 8000 लोग मारे गए तथा लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए और लाखों लोग जो है इस गैस से प्रभावित हुए। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब परिवारों से थे और जो लोग इसके संपर्क में आए, जहरीली गैस के संपर्क में आए, उनमें ज्यादातर गरीब परिवार के लोग थे। इनमें से
50,000 लोग तो आज भी इतने गंभीर है कि कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इस त्रासदी का इतना बुरा प्रभाव पड़ा इन लोगों के शरीर के ऊपर कि आज भी 50,000 लोग ऐसे हैं जो कोई भी काम धंधा नहीं कर सकते हैं इस दुर्घटना की वजह से। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने अपनी गलती में मानते हुए महज एक दुर्घटना करार दिया। तो इसे जो है यूनियन कार्बाइड के द्वारा जो अपनी गलती नहीं माना गया उसके द्वारा कहा गया कि यह तो एक दुर्घटना है। इसके पश्चात आरंभ हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। तो उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई हुई जिसके हमारे भारत सरकार के द्वारा जो है यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध जो है दीवानी मुकदमा दायर किया गया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा। तो इन पीड़ित लोगों के लिए जो है सरकार के द्वारा $3 अरब का मुआवजा मांगा गया, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। लेकिन कंपनी के द्वारा जो है 1989 के अंदर केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर ही अपनी सहमति दी कि भाई मैं इतना ही दे सकती हूँ या इतना ही दूंगी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। तो इसके अंदर जो बच निकले थे लोग उन्होंने जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील दायर की इस कंपनी के विरुद्ध, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा भी इस निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया गया। अतः गैस त्रासदी से पीड़ितों को उचित मुआवजा न मिलने के कारण उन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो गैस त्रासदी के पीड़ित लोग हैं उन्हें जो है उचित मुआवजा न मिल पाने के कारण जो उन्हें जो है सामाजिक न्याय नहीं मिला। जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना क्यों महत्वपूर्ण है? कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कानून है, कोई भी नियम कायदे कानून है, उनको लागू करना बहुत जरूरी है। कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा करता है। जो कानून होता है वो ताकतवर लोगों से जो है कमजोर लोगों की रक्षा करता है। अतः जो भी कानून बनाए जाए उन कानूनों के प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए। जो भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें जो है लागू किया जाना चाहिए। कानूनों को लागू करने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से सरकार की होती है और इस कानून जो भी कानून बनते हैं उसको लागू करने की जो जिम्मेवारी होती है वो सरकार की होती है। कानून को चलाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्ति या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। कानूनों को बनाने, लागू करने, उनको कायम रखने के लिए जो सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर जो है नियंत्रण रख सकती है। कानून कमजोर व्यक्ति को की ताकतवर से रक्षा करते हैं। कानून जो है ताकतवर से कमजोर व्यक्ति की रक्षा करते हैं। कानूनों को लागू किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो कानून को लागू करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूरी को उचित वेतन मिले। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि हर मजदूर को उचित मजदूरी मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। जहां पर मजदूर लोग काम करते उद्योग धंधों के अंदर, वहां पर जो सरकार के द्वारा नियमित रूप से जो है घटना स्थल का जायजा किया जाना चाहिए और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। कोई भी उद्योगपति अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे जो है सजा देनी चाहिए। यदि मजदूर गरीब या कमजोर है तो आमदनी गंवाने या बदले में कोई कार्रवाई के डर से कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। कई बार आपने देखा कि गरीब है व्यक्ति, वो जो है कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी जो है नौकरी चली जाएगी, इसलिए वो कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और मालिकों को भी इस बात का पता होता है। वे अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं। उद्योगपति मालिक जो अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। जो मजदूर है उन्हें कम पैसे के अंदर जो है काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत आवश्यक होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाए। तो ऐसी हालात के अंदर जो है ये बहुत कंपल्सरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें जो है अच्छी प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। अब देखिए कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ में 2 उदाहरण दीजिए। कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करवाने के लिए निम्नलिखित 2 ढंगों से प्रेरित किया जा सकता है। पहला है
बाजार की गतिविधियों में लगे लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून बहुत जरूरी है। तो बाजार की गतिविधियों में लगे लोगों को गलत तरीकों से बचाने के लिए जो कानून बहुत जरूरी है, निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि अधिक लाभ कमाने के चक्कर में गलत तरीके भी अपनाने लगते हैं। जो ठेकेदार होते हैं वे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, निजी कंपनियां ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो गलत तरीकों का भी जो है कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए वे मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो उचित मजदूरी है वो मजदूरों को नहीं दी जाती है। बच्चों से काम करवाते हैं, कई बार छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। काम की स्थिति पर ध्यान नहीं देते और जो काम करने की स्थिति है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते, या पर्यावरण से संबंधित बातों का ध्यान नहीं रखते, और इस प्रकार आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। अगर वे पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे आसपास के लोगों को भी हानि पहुंचने का डर बना रहता है। ऐसे में सरकार की एक मुख्य जिम्मेदारी है बनती कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार का यह दायित्व बन जाता है कि निजी कंपनियों को गलत तौर तरीकों को रोकने के लिए जो है और लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए जो कानून बनाए और उनको लागू किया जाए और उनके ऊपर निगरानी रखना भी जरूरी है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बना जाए। जो उपभोक्ता है, बाजार में सामान खरीदने के लिए जो भी व्यक्ति जाता है उसको उपभोक्ता कहा जाता है। तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी जो कानून बनाया जाए, इन कानूनों के द्वारा मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंध को इस प्रकार संचालित किया जाए कि उनमें किसी प्रकार का कोई शोषण न हो। तो जो उपभोक्ता है, जो कानून है इसके द्वारा जो है मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंध जो इस तरह से संचालित होने चाहिए कि उनमें से किसी का भी शोषण न हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो कानून है वे बनाए जाने बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आपकी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाइए। सरकार के आदेश के कारण यह फैक्ट्री जिसमें मैं मजदूर के रूप में काम करता हूं, यानी कि एक फैक्ट्री है जिसमें मजदूर के रूप में काम किया जाता है, वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाती है। उस फैक्ट्री को सरकार के आदेश के द्वारा जहां पर वस्ती था उसके 100 किलोमीटर दूर स्थान पर भेज दी जाती है। इससे मेरे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, इससे मेरा जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेरे सामने केवल दो ही विकल्प होंगे और मेरे सामने दो ऑप्शन होंगे। पहला विकल्प है कि मैं नौकरी छोड़ दूं। पहला विकल्प यह होगा कि मैं जो है नौकरी छोड़ दूं, लेकिन 45 वर्ष की उम्र में मुझे और कौन नियमित नौकरी देगा, लेकिन 45 वर्ष की उम्र में मुझे रेगुलरली जो है कौन नौकरी देगा। तथा दूसरा विकल्प यह कि मैं नए स्थान पर स्थित फैक्ट्री के पास रहने के लिए चला जाऊं। दूसरा विकल्प यह है कि जहां पर फैक्ट्री लगाई जाती है, मतलब सरकार के आदेश के अनुसार जहां पर भी फैक्ट्री लगाई जाती है वहां पर रहने के लिए मैं चला जाऊं। इससे भी मेरे तकलीफें बढ़ जाएंगी, इससे भी मेरे जीवन के अंदर जो है और ज्यादा तकलीफें बढ़ जाएंगी। अतः सरकार के इस निर्णय का मेरे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस तरह कंपनी को स्थानांतरित करके दूसरे स्थान पर इस तरह जो है मजदूर लोगों के जीवन के ऊपर कई बार बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आज आपके सामने चैप्टर 10 कानून और सामाजिक न्याय के अंदर अध्याय परिचय करवा दिया है और इसके अंदर आपको जो है 6 अभ्यास के प्रश्न करवा दिए हैं। ये सभी बच्चों ने अच्छी तरह से याद करने हैं और लिखने भी हैं। धन्यवाद।